नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 12th का है ना वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और 26 में आप चाहते हैं अच्छे नंबर से पास होने के लिए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ये इस चैनल पर जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताया जाएगा ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और जितना भी वीडियो आपको दे रहे हैं सभी वीडियो देख लेते हैं तो इससे वीडियो से बाहर 100% गारंटी देते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और एक भी प्रश्न ऑप्शन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, और पहला क्वेश्चन आपका है, जायसी का जन्म कब हुआ था। जायसी का जन्म आपको बताना है। जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में जायसी का जन्म हुआ था। ऑप्शन के याद रखिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। जायसी ने किस है ना जायसी के गुरु है ना क्या है? तो जायसी के गुरु का नाम है, जायसी के दो गुरु है। कितने गुरु है? दो गुरु है। और कौन कौन है? शेख मोहिदी सैयद। शेख मोहिदी और सैयद, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेख मोहिदी और सैयद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत है ना पद्मावती है ना पद्मावती कहाँ की है ना राजकुमारी थी। तो पद्मावती जो है कहाँ की राजकुमारी? सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। ऑप्शन क्या बी हो जाएगा। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करबक क्या है? करबक जो है क्या है? तो करबक एक सूखी काव्य शैली, याद देखिएगा। करबक सूखी काव्य शैली, ऑप्शन क्या ए हो जाएगा। सूखी काव्य शैली है। जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा चौपाई का प्रयोग किया है। ऑप्शन का सी हो जाएगा। दोहा चौपाई का जायसी ने प्रयोग किया है। रत्नसेन कहाँ का राजा था? तो रत्नसेन जो है कहाँ का राजा था? तो ये चित्तौड़ का राजा था। ऑप्शन का बी हो जाएगा। रत्नसेन चित्तौड़ का राजा था। अगला देखते हैं, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि है। और याद रखिएगा भक्ति काल के कवि है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, पद्मावत किस भाषा का नाम है? तो पद्मावत का भाषा है ना कौन सी है? तो अवधी भाषा है। पद्मावत का नाम अवधी भाषा है। 8 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, जायसी के चेहरे पर किसका दाग था? जायसी के चेहरे पर चेचक का दाग था। ऑप्शन का हो जाएगा। जायसी के चेहरे पर चेचक का दाग था। जायसी किस रंग के थे? जायसी का कौन सा रंग है? तो जायसी एक काले रंग के थे। ऑप्शन का बी हो जाएगा। जायसी काले रंग के थे। अगला क्वेश्चन है, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम का पीर के कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर के कवि कहा जाता है। ऑप्शन का डी हो जाएगा। प्रेम का पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस राज्य के थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी किस राज्य के थे? तो उत्तर प्रदेश के थे। ऑप्शन का बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मलिक मोहम्मद जायसी का है ना है। सूर्य किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सूर्य जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर के समकालीन थे। अगर आप देखिए, सुबह होने पर कुमुद कैसा हो जाता है? सुबह होने में कुमुद क्या हो जाता है? तो संकुचित हो जाता है। ऑप्शन के बी हो जाएगा। संकुचित हो जाता है। कृष्ण के भोजन के बाद क्या कराते थे? कृष्ण के भोजन के बाद आचमन कराते हैं। ऑप्शन क्या ये हो जाएगा। कृष्ण के भोजन के बाद क्या कराते हैं? आचमन कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का जन्म कब हुआ था? सूर्यदास का जन्म कब हुआ था? तो याद है कि सूर्यदास का जन्म 1428 ईस्वी में है ना। ऑप्शन क्या है ना? 1428 ईस्वी में जन्म हुआ था। ऑप्शन क्या है ना? बी हो जाएगा। 1488 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्य का जन्म जो है ना सिही में, दिल्ली के पास सिही में हुआ था। ऑप्शन क्या 17 नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ए बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। सूर्य किस है ना सूर्यदास किस काल के कवि है? सूर्यदास जो है भक्ति काल के कवि है। याद रखिएगा सूर्यदास किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन के मिलेगा वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कीर्तन मंडली का क्या नाम है? तो सूरदास कीर्तन मंडली का अष्ट छाप नाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा। सूरदास कीर्तन मंडली का क्या नाम है? तो अष्ट छाप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पद में सूर्य ने कृष्ण से क्या कहा है? तो प्रथम पद में सूर्य ने कृष्ण से कहा है जागिए। जागने के लिए कहा है। तो ऑप्शन का ए हो जाएगा। जागने के लिए है ना कहा है। सूरदास वल्लभाचार्य से दीक्षित कब हुए थे? सूरदास वल्लभाचार्य से 1500 है ना 9 से 10 तक दीक्षित है ना माना जाता है। तो ऑप्शन का ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर को याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुबह होने पर चांद कैसा हो जाता है? तो सुबह होने पर चांद जो है ना मलिन हो जाता है। याद रखिएगा, सुबह होने पर चांद मलिन हो जाता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। याद रखिएगा, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जन्म हुआ था 1844 में, लेकिन मृत्यु हो गया कितने में? 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, अंत में भी 4 है ना, इसके अंत में भी 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप संपादन किया था। 33 वर्षों तक इसका संपादन किया था। कब किया था? तो याद रखिएगा, है ना, 1877 में। ऑप्शन क्या है ना, याद रखिएगा। चलिए, नूतन ब्रह्मचारिणी के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक आपको याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है। तो मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से कौन सा एक है? तो वाक शक्ति एक है। ऑप्शन का सी हो जाएगा, वाक शक्ति है ना एक है। रोबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे? तो लोगों के बीच 16 वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडिसन ने कितने लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ बातचीत कहा है? तो एडिसन ने कितने लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ कहा है? तो 2 लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ कहा है। तो आपसे याद रखिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? तो यूरोप में बातचीत को कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। याद रखिएगा, सुहृदय गोष्ठी। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत को है ना कैसी होती है? तो 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? तो सागर्भित होती है। ऑप्शन क्या है ना, ए हो जाएगा सागर्भित। लेकिन नीचे वाला पूछेगा, और 25 वर्ष से नीचे वाले बातचीत को क्या होती है? तो मन है ना दिल बहला होता है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति किस क्या दिखाती है? तो नए नए है ना, नए नए रंग। ऑप्शन बी में नए नए ढंग। ऑप्शन नए नए फूल। ऑप्शन नए नए दृश्य। तो आपको याद रखेगा, है ना, हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है नए नए क्या दिखाते हैं? रंग दिखाते हैं। ऑप्शन क्या ए हो जाएगा, नए नए रंग दिखाते हैं। जीभा को क्या कहा गया माना जाता है? तो जीभा को क्या कहा जाता है? तो कतरनी कहा जाता है। ऑप्शन क्या ए हो जाएगा, कतरनी कहा जाता है। जीभा को कतरनी कहा जाता है। भाषण में किसका मौका रहता है? तो भाषण में जो है किसका मौका रहता है? तो नाच नखरे का। ऑप्शन क्या ए हो जाएगा, नाच नखरे का मौका रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो किनके द्वारा है ना लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। आज कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। ऑप्शन का याद रखिएगा, ये ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से होता है। किससे? बोलने से होता है। ये देखिएगा, बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहते हैं? तो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। या देखिएगा, सुहृदय गोष्ठी। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुख से है ना बोली सुनी थी? तो पहली बार किसके मुख से बोली सुनी थी? तो याद रखिए, फ्राइडे के मुख से बोली सुनी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्राइडे के मुँह से बोली सुनी थी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना। और उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। और उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई है? तो उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई है? तो बिमल राय ने फिल्म बनाई है। ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, बिमल राय ने फिल्म बनाई है। उसने कहा था कहानी का आरंभ है ना, उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर से हुआ है? तो उसने कहा था कहानी का आरंभ जो है अमृतसर से हुआ है। ऑप्शन का ए है ना, डी हो जाएगा, अमृतसर से हुआ है। और अमृतसर में उसने कहा था कहानी में अमृतसर में कितने वर्ष का लड़का है? तो 12 वर्ष का लड़का है और 8 वर्ष का लड़की है। तो याद रखिएगा, 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के का उम्र कितनी है? तो लड़के का उम्र कमेंट बॉक्स में बताइए, लड़के का उम्र कितना है। ठीक है ना, लड़के का उम्र कितना है आप कमेंट बॉक्स में 12, 14, 16, 18 कमेंट है ना बताइए आप लोग। लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमींदार बने थे? तो लहना सिंह बड़ा होकर सिख है ना 77 राइफल सिख का जमींदार बने। 77 सिख राइफल का। ऑप्शन का हो जाएगा 77 है ना राइफल सिख का जन्म हुआ था। ठीक है ना, याद रखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, सूबेदार का नाम क्या है? आपको बताना है सूबेदार का नाम क्या है। सूबेदार का नाम है हाजरा सिंह है। और हाजरा सिंह सूबेदार सूबेदार किन से प्यार है ना प्यार करते थे, है ना? सूबेदार का पत्नी का नाम बताइए। सूबेदार का पत्नी बार सूबेदारनी है और सूबेदार का बेटा का नाम बोधा सिंह है। क्या नाम? बोधा सिंह सूबेदार का बेटा का नाम है। चलिए अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह क्यों घर आया था? तो लहना सिंह क्यों घर आया था? तो अपने जमीन है ना मुकदमे की पेरवी करने के लिए। ऑप्शन का हो जाएगा मुकदमे की पेरवी करने के लिए लहना सिंह जो है ना घर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध में कितने लोग है ना युद्ध में कितने जर्मन है ना युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए थे? तो 63 जर्मन घायल हुए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना? याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 है ना 49 नंबर, डाक बाबू का नाम क्या है? आपको बताना है डाक बाबू का नाम क्या है। तो डाक बाबू का नाम पलटू राम है। क्या है? पलटू राम है। डाक बाबू का नाम क्या है? पलटू राम है। ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज का उच्चारण स्थान बनना है। क्या बताना है? ज का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो तालु से हो जाएगा। ऑप्शन क्या है ना? बी हो जाएगा। ज का उच्चारण स्थान तालु होगा। तो चलिए आज की क्लास में 50 वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है और 50 में से आप लोगों कितना सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक है ना? DVC आर्ट्स क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार के आप वायरल ऑब्जेक्ट देखने के लिए। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।